नालासोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जिसको सुनने के बाद में आपकी आंखें फटे रह जाएंगी और निश्चित रूप से आप थोड़ा सहम भी जाएंगे। एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसमें एक बच्ची जो नाबालिग होती है वो गर्भवती होती है। बाद में उसके साथ पैसे का लेन देन उसके माता पिता भी करते हैं, उसके सहयोग करने वाले समाज सेवी भी करते हैं और साथ ही साथ जब वो गर्भ धारण हो जाती है तो उसके बच्ची को गायब भी कर देते हैं। अब ये मामला दर्ज हो चुका है और उन सब की छानबीन की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या कुछ। इस अपराध की घटना शुरू होती है सन 2022 से। सन 2022 में पीड़िता असोले पुलिस परिक्षेत्र के अंतर्गत एक चौल में रहती है। उम्र उसकी रहती है 15 साल और इसके साथ जो प्रेम प्रसंग रचाता है उसकी उम्र रहती है 23 साल। महेंद्र सुतार उसका नाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार चाली के ठीक सामने रहता था महेंद्र सुतार। जब महेंद्र सुतार के घर पे कोई नहीं रहता था उस समय ये पीड़िता उसके घर पहुंच जाती थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत में ये तय हुआ कि अब हम दोनों शादी करें। चूंकि पीड़िता नाबालिग रहती है इस बात की जानकारी महेंद्र सुतार को होते हुए भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है और उसके बाद एकाएक दिन मालूम पड़ता है कि पीड़िता गर्भवती हो चुकी है। अब यहीं से कहानी चालू होती है दूसरी। पीड़िता के घर वालों को जब मालूम पड़ता है करीबन 3 या 4 महीने बीत जाने के बाद में कि कहीं ना कहीं पीड़िता गर्भवती है, माता पिता भी सन्न रह जाते हैं। इस पूरी बात की जानकारी पीड़िता महेंद्र सुतार को देती है। महेंद्र सुतार उसके बाद उससे मिलना जुलना कम कर देता है। ऐसे में वो अपने माता पिता के सहारे साइड में रह रहे यानी बगल में रह रहे एक संतोष झा नामक, जिसे मामा भी कहते हैं कुछ लोग वहां पर उसे मामा नाम से पुकारते हैं, संतोष झा से इस पूरे बात की जानकारी वो देती है, उसके परिवार भी देता है। इस पूरे बात को लेकर संतोष झा पहुंचता है संगीता थोरात। संगीता थोरात पुलिस स्टेशन में यानी अचोले पुलिस स्टेशन में दक्षता समिति में दूसरे नंबर सदस्य, आप स्क्रीन पे साथ साथ एक स्थानीय पार्टी में सदस्य भी हैं, एक विद्यालय की प्रिंसिपल भी है। मैं विद्यालय का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य की बात, लेकिन एक प्रिंसिपल ऐसा काम करेगी शोभा नहीं देता। खैर, संगीता थोरात के पास ये पीड़िता उसके परिवार पहुंचता है। उसी समय संगीता थोरात के साथ में उसकी सहायक रहती है रिया ठाकुर। रिया ठाकुर उसके परिवार से बातचीत करती है, फिर संगीता थोरात भी बातचीत करती है। उसी दरमियान इस पूरी बात को सुनने के बाद महेंद्र सुतार को बुलाया जाता है उसी जगह पर। महेंद्र सुतार जब वहां पहुंचता है तो उस समय इस पूरे पीड़ित परिवार को साइड कर दिया जाता है, दूसरे कमरे में बिठा दिया जाता है। महेंद्र सुतार से क्या बातचीत होती है इसकी जानकारी पीड़िता को नहीं होती उस समय, लेकिन उसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष झा, संगीता थोरात और रिया ठाकुर इन तीनों लोगों ने मिलकर महेंद्र सुतार को समझाया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप पर मुकदमा हो सकता है, लड़की नाबालिग है, तमाम तरह की बातें। इस बात से घबरा कर महेंद्र सुतार अपना घर बेचकर अपनी दुकान बेचकर निकल जाता है। लेकिन उस बीच में एक ट्विस्ट ये हो जाता है कि महेंद्र सुतार भागने से पहले 4 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करता है। किसके अकाउंट में? उसके अकाउंट में, जिसका नाम है रिया ठाकुर की मित्र। रिया ठाकुर की मित्र हैं, उनके अकाउंट में 4 लाख का ट्रांजेक्शन महेंद्र सुतार कर देता है। अब इस बात की जानकारी पीड़िता को बाद में होती है, फिलहाल तब नहीं थी। और पीड़िता को बताया जाता है कि देखिए आप नाबालिग हैं और आप हिंदू लड़के से प्रेम करती हैं और आप हैं मुस्लिम। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के मामले में लड़का शादी नहीं करेगा और आपसे भी शादी जायज नहीं मानी जाएगी, इसको मत करिए। आप गर्भवती हैं, आगे बढ़ाइए, जांच वांच कर लेते हैं। तो स्थान पर एक आरके हॉस्पिटल है अचोले में, नहीं डॉन लेन, नालासोपारा के अचोले रोड के डॉन लेन पे एक आरके हॉस्पिटल है जिसपे डॉक्टर कल्पना वारंग जी से मुलाकात होती है। वो जांच पड़ताल करती है। पता चलता है कि गर्भपात नहीं होता कि शिशु बिल्कुल स्वस्थ है और डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। ऐसे में कल्पना वारंग और इन सभी की टीम मिलकर विचार करने लगती है कि आगे क्या करना है। उस समय एंट्री होती है हरीश की। हरीश की बातचीत कल्पना से होती है। कल्पना उनसे बातचीत करने के बाद ये तय करती है कि आगे की प्लानिंग क्या होगी। हरीश ने उन्हें बताया कि दादर में कोई है जो उनकी मदद कर सकता है इस पूरे मामले से निकालने। ऐसे में पीड़िता के माता पिता, पीड़िता और कल्पना और हरीश, इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें संतोष झा भी उपस्थित होते हैं। इस मीटिंग में तय होता है दादर जाना है, वहां जाकर कुछ पेपर वर्क करना है। उसी दरमियान हरीश के साथ संतोष झा, हरीश, माता पिता और पीड़िता ये सभी दादर पहुंचते हैं एक वकील के कार्यालय में। वकील के कार्यालय में एक मराठी पेपर में लिखा हुआ कुछ और एक ब्लैंक पेज,
इस पे हस्ताक्षर कराया जाता है पीड़िता और उनके माता पिता से। वहीं पर मुलाकात होती है निशा जगताप से। निशा जगताप से मुलाकात करते वक्त बताया जाता है उस पीड़िता को कि एक समाजसेवी हैं, मजबूत हैं और आपके साथ खड़ी रहेंगी अगर भविष्य में बच्चे पर अपना अधिकार जताने के लिए बिना शादी के और बिना उसके अगर वो महीन सुधार आता है, आपको परेशान करता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो ये आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपको न्याय दिलाएंगी। इस बात पर भरोसा करने के बाद उन्होंने उस पत्र पे वहाँ पे हस्ताक्षर किया। वहाँ से बात आगे बढ़ी और बाद में होता है उस पीड़िता की डिलीवरी। उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर उसका बच्चा गया कहाँ। डिलीवरी के बाद उसके बच्चा उसको मिला ही नहीं। इस पूरे मामले पर हमने जब पीड़िता से बातचीत की तो पीड़िता ने क्या कुछ हकीकत बताई, जरा सुनिए। 17 2 साल पहले मेरा एक मारवाड़ी के साथ अफेयर था। उसी के सिलसिले में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। महेंद्र सुतार, वो सामने बिल्डिंग में रहता था फेस्टिवल में। उसके बाद मैंने प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद तो मैंने मम्मी को बताई नहीं थी घर पे। मेरी डेट मिस हो गई थी। मैं डर के मारे घर पे बताई नहीं थी। मैंने घर पे 5th मंथ में बताया था। जब मम्मी पेट निकला तब मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, सामने बिल्डिंग में रहता है, उसके साथ मेरा अफेयर था, तो उसमें ऐसा हो गया। तो मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग वहाँ पे न्यू न्यू थे। तो मेरे घर के सामने एक संतोष झा करके रहते थे, उनको सब एरिया में मामा बोलते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको बुलाए घर पे और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोले कि तुम चलो, मैं यहाँ की एक नगर सेवक है उसके वहाँ लेके जाता हूँ। तो उन्होंने हम लोग दोनों को, मम्मी पापा और मुझे, उनके वहाँ लेकर गए थे। मामा, मैं, मम्मी और पापा, हम 5 जन गए थे उनके वहाँ। उनके वहाँ जाने के बाद उनका पहले से फ़ोन पे कांटेक्ट हो गया था कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसको लेकर। तो फिर हम लोग उनके वहाँ गए। उनके वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे पूछे, बेटा तुझे क्या करना है? तो मैंने बोली कि मुझे उस लड़के से शादी करना है करके। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर भेज दिए, दूसरे केबिन में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने फिर वो मामा से वो लड़के का नंबर लेके वो लड़के को कॉल करके बुलाए कि आने के लिए ऑफिस में। वो जो मतलब क्या बात की वो मुझे नहीं पता, बस उसको बुलाए। उसको बुलाने के बाद उससे क्या बात इन लोगों ने की है वो मुझे नहीं पता। वो लड़के को वापस भेज दिए। मुझे रिटर्न बुला के बोले कि वो लड़का शादी के लिए नहीं बोल रहा है। तेरा कास्ट, तू मोमेडन है और वो हिंदू है, तो शादी नहीं होगी। संगीता थोरात ने बोले कि बच्चा गिराना पड़ेगा करके। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ बोली नहीं थी उनको। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे, गौरव नाम का एक लड़का है और हरीश हरीश भोसले, उसके साथ फिर उन्होंने मुझे आर.के. हॉस्पिटल भेजे, डॉनलाइन कल्पना वारंग के वहाँ। डॉक्टर ने चेकअप करी। चेकअप करने से मालूम पड़ा कि मुझे 7 मंथ चल रहा है, अबॉर्शन नहीं होगा करके। अबॉर्शन नहीं होगा करके फिर उन्होंने मुझे बताया, बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने संगीता थोरात मैडम से क्या कांटेक्ट किया नहीं पता मुझे। उसके बाद सिर्फ मुझे बोलते थे जब तेरे को बुलाएंगे तब चेकअप के लिए आ जाना करके। तो फिर मुझे वो बुलाते थे चेकअप के लिए, मैं जाती थी। एक बार फिर मुझे उन लोगों ने मुझे दादर भेजे थे। कोई एक लेडी आई थी मेरे साथ, मम्मी पापा मैं और वो लेडी। बोली कि ये लेडी नगर सेवक है, इसके साथ दादर जाने के लिए। उन लोगों ने मुझे दादर लेकर गए। नाम था निशा जगताप। उसके साथ उन लोगों ने मुझे दादर भेजे। दादर में हम लोग वकील के वहाँ गए। मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि तेरे बच्चे के अच्छे के लिए है। तो मैंने साइन, मुझसे कुछ लोगों ने सिग्नेचर वो नहीं लिए थे, मम्मी पापा ने किया। क्या वो था लिखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मराठी में लिखा था और मैं उर्दू उर्दू मीडियम से पढ़ी थी। फिर उसके बाद वो वहां से लेडी चले गई। फिर हम लोग रिटर्न घर पे आ गए। रिटर्न घर पे आने के बाद फिर मुझे वही नॉर्मली मैं चेकअप के लिए जाती थी 15 डेज में। उसके बाद फिर मुझे लेबर पेन चालू हो गया था। 23 सितंबर को रात को लेबर पेन चालू हो गया था मुझे, करीब 9 बजे के टाइम पे। फिर मेरी मम्मी ने कॉल किए कल्पना वारंग को कि मैडम उसको लेबर पेन, उसको मतलब पेन चालू हो गया है, क्या करना है? तो उन्होंने बोले कि जब ज़्यादा पेन हो जाएगा तब हॉस्पिटल आने के लिए। फिर मॉर्निंग में मुझे 9 बजे के करीब हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मुझे उधर पेन हो ही रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ हरीश भोसले और गौरव था, गौरव गोहिल, ये 2 लोग थे मेरे साथ। मुझे पेन हो ही रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझे। फिर 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। हाँ, 24 सितंबर को 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल बेड पे बिना ओटी के और बिना एमएमसी के लोग ने मेरी डिलीवरी किए थे।
डिलीवरी करने के बाद तो एक रात बच्चा मेरे पास रुका था, बेबी गर्ल थी, एक रात रुकी थी और नेक्स्ट डे एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे 2 बजे के करीब कोई लेडी आई, वही लेडी आई थी जो मुझे दादर लेकर गई थी। वो लेडी आई, वो लेडी मुझसे मेरा बच्चा ली, तो मैंने डॉक्टर को आवाज़ दी, मैं बोली कि डॉक्टर वो बच्चा लेके जा रही है, तो मैं नहीं लेके जाने दे रही थी, मैंने बहुत रोई, वो लेडी के भी पैर पड़ी और फिर मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़ी कि मेरा बच्चा मत लेके जाओ। तो डॉक्टर ने बोली कि अगर ज़्यादा यहाँ पे भांडा करेंगे तो मैं दोनों को, तो मैं तेरे बच्चे को और तुझे मार दूंगी। डॉक्टर का नाम है दीपाली, डॉक्टर दीपाली परमार। उसने बोली कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगी करके, यहाँ पे मतलब ज्यादा भांडा नहीं करने के लिए। और उस टाइम पे मुझे इतना होश नहीं था क्योंकि एक ही दिन हुआ था मेरा डिलीवरी होके, तो इतना नहीं था। तो मुझसे बच्चा छीन के लेके चले गए, उसने ऐसा बोली तो फिर मैं लेके जाने दी। वो लेडी मुझे बोली कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी करके, फिर जिस दिन वो बच्चा लेके गई उसके बाद से वो लेडी रिटर्न नहीं आई। फिर मुझे उन लोग ने 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे, तीसरे दिन मुझे उन लोगों ने डिस्चार्ज दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैं घर पे आई, उसके 2 दिन बाद संतोष झा फिर वापस मेरे घर पे आए। घर पे आके फिर मेरे मम्मी पापा को बोले कि तुम लोग ने बहुत कम पैसे में बच्चा दिए। तो मैंने उनको पूछी कि ये क्या बात बोल रहे हैं आप, तो बोले, उन्होंने मुझे डराया, बोले कि ये बात किसी को बोलना नहीं, हम लोग ने तेरा बच्चा बेच दिए करके। तो बोले अगर तू किसी को भी बोलेगी तो तेरे बच्चे को मार देंगे करके। तो मैंने डर के मारे किसी को भी कुछ नहीं बताया था और फिर इतना बोले थे कि जब तेरा उम्र हो जाएगा तब तुझे बच्चा वापस दे देंगे करके। तो फिर मैंने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बोली थी। उसके 6 मंथ बाद तो फिर मैंने वो लड़के से इंस्टा पे मिली, इंस्टा पे मेरी बातचीत हुई वो लड़के से, मैंने उसको मैसेज किया। सुतार पे? हाँ, महेंद्र सुतार को फिर मैंने इंस्टा पे मैसेज किया। तो मैंने उसको बोला कि उस टाइम पे तू मुझे मतलब छोड़ के क्यों चला गया करके। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे छोड़ के नहीं गया, मैं शादी का बोला था, पर संगीता थोरात मैडम ने बोले कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है, तुम लोग की शादी नहीं होगी, तू इसका खर्चा दे और यहाँ से चला जा। तो मैंने उसको पूछा कि तूने ऐसा कितना दिया, तो उसने बोला कि मैंने संगीता थोरात मैडम की असिस्टेंट की फ्रेंड, हाँ मैंने, विद्या जादव है, नाला सुपारा में रहते हैं, और आफरीन शेख गंजार, मैंने इन लोग को मैंने बताया तो वो लोग ने मेरे साथ जाके एफआईआर किए। बस मेरी यही विनती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैंने एफआईआर में फर्स्ट पे संतोष झा, संगीता थोरात की असिस्टेंट रिया ठाकुर, हरीश भोसले, गौरव गोहिल, कल्पना वारंग मैडम जिसने डिलीवरी करवाया, और जो बच्चा दी दीपाली परमार और निशा जगताप। सुना आपने। इस पूरे मामले को सुनने के बाद में निश्चित रूप से भयानक है, लेकिन इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है जब इस पूरे मामले पर पीड़िता लगातार प्रयास करती है कि किसी प्रकार वो बच्ची मिले। लगभग कई वर्षों से, लगभग 1-2 वर्षों से लगातार प्रयास करती है, उसे न्याय नहीं मिलता है, तो उसकी मुलाकात होती है स्थानीय समाज सेवी विद्या यादव से, और विद्या यादव से मिलने के बाद में वो अपने घर पर उन्हें शरण देती हैं। उसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन अचोले में इस पूरे मामले को लिखित रूप में पत्र दिया जाता है। पुलिस ने पूरी तरह तत्परता दिखाते हुए करीबन 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले की तहकीकात भी शुरू की। इस पूरे मामले को और गंभीरता से लेने के लिए वहां के स्थानीय महिला आयोग पे काम करने वाली काउंसलर, वो भी वहां पहुंचती है देर रात, और उसके बाद वही पहुंचती है पीड़िता की मदद के लिए, और इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या बताया जरा वो भी सुनिए। मेरा नाम पूजा अरोरा है। मैं बाय प्रोफेशन एक काउंसलर हूँ और समाज सेविका हूँ। मुझे 2 दिन पहले विद्या जादव जी ने और गंसार आफरीन शेख ने कांटेक्ट किया था एक नाबालिग केस के रिगार्डिंग, जो नाबालिग के साथ रेप हुआ है। वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसका बच्चा डिलीवर हुआ है, और ये डिलीवरी के टाइम पे जो गैंग शामिल थे उसके खिलाफ एक बोले ना एफआईआर दर्ज हुआ है। वो बच्ची ने हमारी मदद के थ्रू उस बच्ची ने एफआईआर दर्ज किया है, और जो भी इस एफआईआर में बच्ची ने नाम दिए हैं, जैसे कि बड़े से बड़े लोग इस एफआईआर में शामिल हुए हैं, जो एडुकेटेड लोग हैं वो तक इस एफआईआर में शामिल हुए हैं, जिनको बहुत समाज के बारे में बहुत नॉलेज है। इस बच्ची को तो था भी नहीं, जैसे कि उसके बच्चे को, इस नाबालिग बच्चे को तो ये भी नहीं पता उसका बच्चा ज़िंदा है या नहीं है। वो गर्ल चाइल्ड है वैसे भी, और वो किसके पास है कुछ अता पता नहीं है। उसको मैनिपुलेट करके उसके हाथ से बच्चा छीन लिया गया। ये डिमांड है कि जो भी बच्ची ने अंडर 18 है, उसने एफआईआर में जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उस बच्ची को न्याय मिले, और ये एक सेट एग्जाम्पल होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा इस आरोपी जो भी है, एक गैंग जिसमें जो भी एफआईआर में नाम दर्ज हुए हैं,
कड़ी की कड़ी सज़ा मिले और इस बच्ची को न्याय मिले और इस बच्ची को अपना एक जो भी चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है वो मिल जाए। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है और ये भयानक है। अगर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें अगर अभी भी नहीं समझ पाई कि किस प्रकार ये पूरा माहौल चल रहा है, बच्ची गायब हो जाती है, उसकी जांच होगी, निश्चित रूप से कोई न कोई सामने आएगा और कोई और भी खुलासे इसमें होंगे। लेकिन उससे पहले समझिए, प्रेम प्रसंग से पहले आप समझ लीजिए कि आपकी सीमा क्या है, आपके जीवन की सीमा क्या है और उस सीमा के साथ चलिए। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के आधार पर दुरुपयोग करवाना अपना निश्चित रूप से गलत है। आपके पास ताकत है पुलिस की, आपके पास ताकत है इस पूरे समाज में दिए हुए कानून की, उसका इस्तेमाल करिए और सही और गलत में फर्क समझिए, उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपसे आपका परिवार जुड़ा है, आपसे ये समाज जुड़ा है और आपसे ही इस भारत की संस्कृति जुड़ी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप असंस्कृतिवान हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं संस्कृति की रक्षा करने में अपनी आहुति दीजिए। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरी तरह तहकीकात में जुट चुकी है। मालूम पड़ेगा कि निशा जगताप के पास बच्चा है या बच्चा कहीं और है, लेकिन इस पूरे मामले पर सराहना उन लोगों ही करनी होगी जिन्होंने पीड़िता की मदद की, चाहे विद्या जादव हो, आफरीन शेख हो। आफरीन शेख ने लगातार इस पूरे मामले पर गहनता से अपने आप को टिकाए रखा और आगे बढ़ रही है, पीड़िता के साथ खड़ी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले की और गुत्थी सुलझने के बाद और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।